जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस श्रृंखला में हम देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2023 में 8 सितंबर के ऑल शिफ्ट क्वेश्चंस के कंप्लीट पेपर का रिव्यू। आज है दोस्तों 8 सितंबर और 8 सितंबर को आज आपका एसएससी एमटीएस हवलदार का पेपर हुआ था। उससे संबंधित जो आज क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का हम डिटेल से अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि आगामी जो परीक्षा होने वाली है उसमें किस प्रकार से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बने रहिएगा, यदि आपका एग्जाम बाकी है तो ये क्वेश्चन शानदार साबित होने वाले हैं। दोस्तों, कुछ इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे। देखिए, आज है 8 सितंबर और 8 सितंबर के ऑल शिफ्ट के लगभग 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, पुरुष कबड्डी लीग में मैट की लंबाई कितनी होती है? भारत की ओर से सर्वाधिक टी20 मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन है? पंडित जानकी प्रसाद किस घराने से संबंधित हैं और पहले जनजातीय खेल महोत्सव कहाँ हुए थे तथा एन अनसुटेबल पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो इस क्लास को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सम्राट अशोक मौर्य। कौन हो जाएगा? अशोक मौर्य। दोस्तों, ये मौर्य वंश का एक क्या था? शासक था, याद रखेंगे। और इसके द्वारा मध्य प्रदेश के रायसेन में क्या किया गया था? सांची के स्तूप का निर्माण करवाया गया था। और सांची का स्तूप, याद रखेंगे, बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन स्तूप माना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि पुरुष कबड्डी में ग्राउंड की जो लंबाई होती है मैट की, वो कितनी होती है? तो याद रखेंगे, पुरुष कबड्डी का जो टूर्नामेंट होता है उसमें जो मैट की लंबाई होती है कुछ इस तरह से मैट होता है। और इस मैट में कुछ इस तरह से क्या होती हैं, आपकी लाइनें वगैरह होती हैं। इसमें मिडिल लाइन, फिर 2 लाइनें पीछे होती हैं, ठीक है। और इनमें से जो ये लंबाई होती है, ये जो लंबाई होती है ये होती है दोस्तों 13 मीटर। कितनी होती है? 13 मीटर। जबकि इसकी जो चौड़ाई होती है वो 10 मीटर होती है। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। जबकि महिलाओं का जो कबड्डी मैच होता है उसमें 12 × 8 यानी कि 12 मीटर लेंथ हो जाएगी, जबकि 8 मीटर क्या हो जाएगी? ब्रेथ यानी कि चौड़ाई हो जाएगी। इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो 12-8 की चौड़ाई महिलाओं के में, जबकि 13-10 की लंबाई चौड़ाई किसमें हो जाएगी? पुरुष के कबड्डी मैच में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो याद रखेंगे, राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना वर्ष 1828 में की गई थी। इससे पहले ब्रह्म समाज का नाम था दोस्तों आत्मीय सभा। क्या नाम था? आत्मीय सभा। और आत्मीय सभा की जो स्थापना थी ये राजा राम मोहन राय ने 1815 में की थी। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने वर्ष 1828 में की थी। और इस समाज का जो उद्देश्य था वो सती प्रथा का विरोध करना था। क्या था? सती प्रथा का विरोध करना इसका उद्देश्य था, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, पहले जनजातीय खेल महोत्सव किस वर्ष आयोजित हुए थे? तो याद रखेंगे, अभी हाल ही में पहले जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किया गया 9 से 12 जून 2023 के बीच में। और दोस्तों ये कहाँ पर हुए थे? तो याद रखना है, ओडिशा में हुए थे प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव। इन खेलों में कौन, याद रखेंगे, पुरुष और महिला दोनों वर्ग में जो चैंपियन बना था वो ओडिशा ही बना था। ये याद रखेंगे, ओडिशा में आयोजन होता है 9 से 12 जून 2023 के मध्य, और ओडिशा ही इसमें दोनों वर्गों में क्या बनता है? चैंपियन बनता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच कौन सी नहर है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की बात की जाए तो कुछ इस तरह से हमारा क्या है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ठीक है, इस तरह से। और इसी में क्या है? याद रखेंगे, ये हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। और यहाँ पर नीचे क्या है? याद रखेंगे, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। और इन महाद्वीपों में दोनों के बीच ये जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये एरिया आपका कहलाता है पनामा नहर। क्या कहलाता है? पनामा नहर कहलाता है, जो कि पनामा देश में स्थित है। ये याद रखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच कौन सी नहर है? याद रखेंगे दोस्तों, पनामा नहर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, रोहित शर्मा ने हाल ही में सर्वाधिक कितने टी20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने? इस तरह से क्वेश्चन आया था। तो याद रखेंगे, रोहित शर्मा ने सर्वाधिक 400 टी20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय बने हैं। और इससे इनसे कम दोस्तों 361 टी20 महेंद्र सिंह धोनी ने खेले हैं। और जबकि 355 टी20 आपके विराट कोहली ने खेले हैं। ये भी याद रखेंगे। सर्वाधिक टी20 भारत की तरफ से किसने खेले हैं? तो रोहित शर्मा ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, गजलों का राजा किसे कहते हैं? तो गजलों का राजा की अगर बात की जाए तो जगजीत सिंह को कहते हैं। और दोस्तों ये आते कहाँ से हैं? तो याद रखना है, राजस्थान से आते हैं। कहाँ से आते हैं? राजस्थान से। इन्हें गजलों का राजा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, ड्री महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो अगर बात कर लेते हैं ड्री महोत्सव के बारे में, ये होता है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर होता है? अरुणाचल प्रदेश में, जो कि एक नॉर्थ ईस्ट भारतीय राज्य है, याद रखेंगे। और यहीं पर याद रखेंगे ड्री महोत्सव किया जाता है कुछ जनजातियों के द्वारा, ठीक है।
तो याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश में क्या हो जाएगा, डिमोत्सव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि एन अनसुटेबल बॉय, एन अनसुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है, इस तरह से क्वेश्चन आया था। तो याद रखेंगे एन अनसुटेबल बॉय पुस्तक लिखी है करण जौहर ने। किसने लिखी है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे, करण जौहर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है एन अनसुटेबल बॉय, ठीक है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे कि सूटेबल बॉय पुस्तक किसकी है, ठीक है, ये भी याद रखना है, सूटेबल बॉय एग्जाम में पूछी जा सकती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा था दोस्तों, गांधी जी ने दांडी यात्रा के, यहाँ पर ये गलत हो गया, ठीक है, गांधी यात्रा के दौरान, ऐसा क्वेश्चन था, गांधी यात्रा के दौरान कौन सा आंदोलन शुरू किया था। अगर बात कर लेते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में, तो याद रखेंगे इन्होंने जब जो अपना दांडी मार्च किया था, इस दौरान इन्होंने दांडी मार्च किया था आपका 12 मार्च से, कब से किया था याद रखेंगे, एक मिनट, 12 मार्च से लेकर के इन्होंने 6 अप्रैल तक, यानी कि 12 मार्च 1930 से लेकर के 5 अप्रैल कह सकते हैं, 6 अप्रैल को इन्होंने सत्याग्रह किया था वहाँ पर जाकर, तो 6 अप्रैल लिख लेते हैं, ठीक है, 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक ये जो गांधी जी थे इनके द्वारा क्या किया गया था, दांडी यात्रा की गई थी। और जब इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पर गुजरात में पहुँचे, नौसारी में इन्होंने नमक कानून तोड़ा, लेकिन क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर अंग्रेजों ने इनके कानून को नहीं माना, और जब इनके कानून को नहीं माना तो गांधी जी ने सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया था। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो सबने अवज्ञा आंदोलन किसने चलाया था, महात्मा गांधी जी के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पश्चिमी घाट का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है। तो दोस्तों इसके एग्जैक्टली ऑप्शन तो पता नहीं है, लेकिन जो पश्चिमी घाट के प्रमुख बंदरगाह हैं उनमें से कांडला पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मुंबई पोर्ट, मोरमुगांव पोर्ट, न्यू मंगलोर पोर्ट, कोचीन पोर्ट, ठीक है, ये याद रखेंगे, केरल में है, कहाँ पर है, केरल में है, और ये आपका कर्नाटक में है, ठीक है, कहाँ पर है, कर्नाटका में है, और मोरमुगांव हमारा हो जाएगा दोस्तों गोवा में, जबकि मुंबई और जवाहरलाल नेहरू दोनों महाराष्ट्र में है, और कांडला दोस्तों हो जाएगा गुजरात में, ठीक है, इसको याद रखेंगे। सारे के सारे पोर्ट इंपॉर्टेंट है जो पश्चिमी घाट के प्रमुख बंदरगाह हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि पंडित जानकी प्रसाद किस घराने से संबंधित हैं। अगर हम दोस्तों बात करते हैं पंडित जानकी प्रसाद के बारे में, तो ये हो जाएंगे दोस्तों बनारस घराना से। किससे हो जाएंगे, बनारस घराना से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, सबसे पहले मानसून किस महीने में आता है। तो याद रखेंगे भारत में जो मानसून है कुछ इस तरह से, दक्षिण भारत का एरिया है, इस स्थान से भारत में मानसून प्रवेश करता है, और ये महीना होता है जून जुलाई का महीना, ठीक है, याद रखेंगे, जून का लास्ट हाफ हो जाता है और जुलाई का प्रथम हाफ, इन दोनों में हो जाता है। जून जुलाई में जो पहला मानसून आता है वो दक्षिण भारत से प्रवेश होता है, याद रखेंगे, अरब सागर से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पशुपतिनाथ मंदिर किस जगह पर स्थित है। तो अगर हम बात कर लेते हैं पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में, ये पशुपतिनाथ मंदिर वही मंदिर है जब भगवान शिव को ढूंढते ढूंढते जब पांडव कैलाश पर्वत पहुंच गए थे, लेकिन कैलाश पर्वत पर भगवान ने क्या सोचा कि इनको दर्शन नहीं देना चाहते थे और वो भागना चाहते थे, तब उन्होंने एक भैंसे का रूप बनाया था, लेकिन भीम खड़े हो गए थे, तो वही संबंधित मंदिर है, याद रखेंगे। वो नीचे से नहीं निकले भीम के, क्योंकि भीम ने दोनों टांगें अपनी 2 शिलाओं पर रखी और सारे भैंसों को अन्य पांडवों ने क्या किया, इकट्ठा किया, तो पता चला कि यदि भगवान इसमें होंगे तो भीम के पैरों के नीचे से नहीं निकलेंगे। तो इस दौरान क्या हुआ था, पशुपति, जब भगवान पशुपति का यानी कि भैंसे का रूप रखे थे, तो ये कहाँ, ये भागे थे अपने केदारनाथ की तरफ, ठीक है, जहाँ आज केदारनाथ मंदिर बना हुआ है, इन्हीं का जो आकार है पीछे का भगवान शिव का, वही इसी से संबंधित है। और इसका जो पशुपतिनाथ मंदिर का जो मुख है, ये जो मुख है ये दोस्तों निकला था नेपाल में। कहाँ पर निकला था, नेपाल में, इसलिए पशुपतिनाथ जो मंदिर बना है ये हमारा नेपाल में बना हुआ है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, कोशिका भित्ति की मजबूती और कठोरता किस कारण होती है। तो याद रखें, कोशिका भित्ति जो दोस्तों सबसे मजबूत घटक है ये होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम दोस्तों कोशिका में सेलुलोज कहते हैं। जो ग्लूकोज का एक बहुलक होता है, यह प्राथमिक कोशिका भित्ति पर लिग्निन के अतिरिक्त परत जोड़ी जाती है, इसे एक द्वितीय कोशिका भित्ति बनती है। द्वितीय कोशिका भित्ति कोशिका की कठोरता और शक्ति कठोरता और शक्ति बढ़ाती है, यानी कि मजबूती और कठोरता किसके कारण होती है, तो याद रखेंगे द्वितीय कोशिका भित्ति के। किसके, द्वितीय जो कोशिका भित्ति बनती है ये आपकी ये किससे, लिग्निन से, ठीक है, इसी के कारण क्या होती है, कोशिका में सबसे ज़्यादा मजबूती और कठोरता होती है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, कौन सा भारतीय शहर 2023 में स्क्वैश विश्व कप की मेजबानी की थी। यानी कि ऐसा कौन सा भारतीय शहर था जिसने 2023 में स्क्वैश विश्व कप की मेजबानी की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई। क्या हो जाएगा दोस्तों, चेन्नई, यानी कि तमिलनाडु में दोस्तों 2023 में, ठीक है, 2023 में जून के माह में स्क्वैश विश्व कप खेला गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि रुक्मणी देवी ने किस नृत्य से संबंधित है। देखिए ये बात कर रहे हैं रुक्मणी देवी अरुणडेल की। किसकी, रुक्मणी देवी अरुणडेल की। कई बार इस तरह का क्वेश्चन हमने आपको करवाया है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम हो जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, मन्ना डे कौन है। इस तरह से क्वेश्चन आया था कि
मन्ना डे कौन है? याद रखेंगे मन्ना डे, जिन्हें हम प्यार से मन्ना दा कहते हैं, ये दोस्तों फिल्म जगत के एक सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक है। क्या है? याद रखेंगे ये क्या है दोस्तों? पार्श्व गायक। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। मन्ना डे जिन्हें मन्ना दा के नाम से जाना जाता है, ये पार्श्व गायक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा था दुनिया का सबसे ऊंची झील कौन सी है? इस तरह से क्वेश्चन आया था, दुनिया की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो याद रखेंगे दोस्तों ये हो जाएगी टिटिकाका झील। क्या हो जाएगी? टिटिकाका झील हो जाएगी दुनिया की सबसे ऊंची झील। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगर बात कर लें टिटिकाका की, तो ये पेरू और बोलीविया, याद रखेंगे पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है, जो कि दक्षिण अमेरिकी देश है। ठीक है, टिटिकाका कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? इस तरह से क्वेश्चन आया था, तो याद रखेंगे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा कुंचकिल जलप्रपात। क्या हो जाएगा दोस्तों? कुंचकिल जो जलप्रपात है, वाटरफॉल है, ये आपका सबसे ऊंचा जलप्रपात है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन थे? तो याद रखेंगे अगर हम बात करते हैं भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले भारतीय संगीतकार के, तो ये हो जाएंगे एम एस सुब्बुलक्ष्मी। कौन हो जाएंगे? एम एस सुब्बुलक्ष्मी हो जाएंगी। जबकि दूसरा पूछेगा, क्या पूछेगा? दूसरे कौन है दूसरे भारतीय संगीतकार? तो याद रखना है पंडित रविशंकर। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, पंडित रविशंकर दूसरे भारतीय हैं जिन्हें क्या मिला है? भारत रत्न मिला है, दूसरे भारतीय संगीतकार हैं। जबकि पहले भारतीय संगीतकार एम एस सुब्बुलक्ष्मी हैं, जिन्हें क्या मिला है? संगीत के क्षेत्र में पहला भारत रत्न मिला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए अगर हम बात करते हैं प्रथम महिला अध्यक्ष की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन जो नेशनल कांग्रेस है, इसकी पहली महिला ऐड थी आपकी श्रीमती एनी बेसेंट। जबकि पहली भारतीय महिला यानी कि जो फर्स्ट आपकी इंडियन वुमेन हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? इंडियन वुमेन पूछेगा तो बताना है दोस्तों फर्स्ट इंडियन वुमेन थी मेरी अपनी जो फर्स्ट इंडियन वुमेन थी, ये थी श्रीमती सरोजिनी नायडू। कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। और दोस्तों सरोजिनी नायडू ने 1925 में कानपुर के अधिवेशन में क्या लिया था? भाग लिया था और यहीं पर अध्यक्षता की थी। जबकि श्रीमती एनी बेसेंट ने 1917 में जो कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, यहाँ पर अध्यक्षता की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों एस अगेंस्ट ऑड्स। एस अगेंस्ट ऑड्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखेंगे ये पुस्तक हो जाएगी दोस्तों सानिया मिर्जा की। किसकी हो जाएगी? एस अगेंस्ट ऑड्स जो पुस्तक है, ये सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। इसको याद रखेंगे। सानिया मिर्जा जो है ये एक भारतीय खिलाड़ी है। क्या है? भारतीय खिलाड़ी हैं। और दोस्तों याद रखेंगे ये भारतीय खिलाड़ी कैसे हैं? ये भारत की टेनिस खिलाड़ी हैं। क्या है? टेनिस की पूर्व खिलाड़ी हैं। हालांकि इन्होंने वर्तमान में क्या कर लिया? संन्यास ले लिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 2004 से 2009 तक झारखंड के राज्यपाल जिनका 2022 में निधन हो गया है, वो कौन थे? इस तरह से क्वेश्चन आया था कि 2022 तक जो झारखंड के जो राज्यपाल रहे थे, माफी चाहेंगे, जो 2004 से 2009 तक झारखंड के राज्यपाल रहे थे और इनका 2022 में निधन हो गया, वो कौन थे? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा सैयद सिबते रजी। क्या हो जाएंगे? सैयद सिबते रजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। ये दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस, याद रखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या थे? एक दिग्गज पॉलिटिशियन थे। क्या थे? दिग्गज पॉलिटिशियन थे। और इनका जो संबंध था दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश से थे। कहाँ से थे? उत्तर प्रदेश से। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा के मौलिक अधिकार के तहत कितने वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा बनाई गई है? यानी कि इस तरह से क्वेश्चन था कि माफी चाहेंगे, जो अनुच्छेद 21 है, इसमें कितने वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो याद रखेंगे 6 से जो 14 वर्ष के बच्चे हैं, इनके लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। जो हमारे प्राइमरी स्कूल और जूनियर स्कूल होते हैं, ये इसी के कारण खोले जाते हैं। निःशुल्क शिक्षा जो है, ये 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, इनके लिए मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट बनाए गए हैं। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो होंगे, ये जो संविधान था, याद रखेंगे ये आपका 86वां संविधान संशोधन था। ये भी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। ये 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001 में हुआ था, जिसके तहत निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा था 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वृद्धि किस केंद्र शासित प्रदेश में हुई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये लक्षद्वीप हो जाएगा। देखिए हमसे पूछा कि जो जनसंख्या वृद्धि है, जनसंख्या वृद्धि सबसे कम 2011 की जनगणना के अनुसार किस किस ये यूटी में हुई थी? इस तरह से क्वेश्चन आया था। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। क्या हो जाएगा दोस्तों? असम में काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है। और ये दोस्तों एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? जो एक सींग वाला गेंडा होता है, इसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? ये दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये पहले दिन भी पूछा गया था और अभी पूछा गया था। तो इसको याद रखेंगे। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक लिखी थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। और दोस्तों ये इनकी एक आत्मकथा थी और 1999 में इसका विमोचन हुआ था। ये भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल का प्रावधान है?
भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जहां पर राज्यपाल का प्रावधान दिया गया है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 में दोस्तों कहा गया कि प्रत्येक राज्य का, प्रत्येक जो राज्य होगा इसका एक राज्यपाल होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन ऐसा कहा गया कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, प्रत्येक राज्यपाल एक राज्य का होगा। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था भारत में शस्त्र अधिनियम आर्म एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? इस तरह से क्वेश्चन आया था। तो याद रखेंगे जो शस्त्र अधिनियम यानी कि आर्म एक्ट था ये आया था 1878, 1878 में दोस्तों आया था आर्म एक्ट। और याद रखेंगे इस समय जो वायसराय था दोस्तों ये कौन था? लॉर्ड लिटन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ये क्वेश्चन आपका CGL, ठीक है, CHSL और इसके अतिरिक्त CGL और वर्तमान में MTS में पूछा गया है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था अजमेर शरीफ के सूफी संत किस अजमेर शरीफ के सूफी संत के लिए प्रसिद्ध है। अजमेर शरीफ किस होना चाहिए, यहाँ पर मिसटाइपिंग है, देखिए क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि अजमेर शरीफ किस सूफी संत के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखेंगे जो अजमेर शरीफ की दरगाह है, ये अजमेर जो शरीफ की दरगाह है दोस्तों ये कहाँ पर है? आप सभी को पता है, ये कई बार करवाया गया क्वेश्चन है। ये आपकी राजस्थान में हो जाएगी, राजस्थान के अजमेर में स्थित है। और ये दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के लिए प्रसिद्ध है। जो सूफी संत थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनके लिए प्रसिद्ध है अजमेर शरीफ की सूफी संत दरगाह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कत्थक की रानी की उपाधि किसे दी है? तो दोस्तों क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि कत्थक की रानी किसे कहते हैं। ठीक है, कत्थक की रानी की उपाधि किसे दी है या कत्थक की रानी किसे कहते हैं? तो याद रखेंगे ये हो जाएंगे दोस्तों सितारा देवी। क्या हो जाएंगे? सितारा देवी। कत्थक सतारा देवी नहीं होगा, यहाँ पर सितारा देवी होगा। क्या होगा दोस्तों? याद रखेंगे सितारा देवी। ठीक है, सितारा जो देवी है इनको कत्थक की रानी की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1999। 1 अप्रैल 1999 को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत हुई थी। अच्छे से इसको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि दोस्तों आज का एनालिसिस पसंद आया है और इस तरह का निरंतर एनालिसिस चाहते हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, इस चैनल को क्या कर लेना है? सब्सक्राइब कर लेना है। यदि क्लास पसंद आई तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, दोस्तों में सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने कमेंट बॉक्स में जो हमने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर भी बताना है। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर बताना है। देखते रहिए जी सब बाई DS सर। बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना। तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखना। मिलते हैं कल एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।